नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में ESIC हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से मुहैया कराना था। क्या है ये हॉस्पिटल, किस तरह से लोग इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी के ESIC हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिलाष वीबी सिंह। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है ESIC हॉस्पिटल, क्या है? आमजन को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, ESI एक्ट जो है 1948 में लागू किया था और ESI एक्ट के तहत 1952 में दिल्ली और कानपुर में ESIC शुरू हुआ था। जी। तो कर्मचारियों के लिए है ये सुविधाएं, जो शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, फैक्ट्रीज़ जहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए डिस्पेंसरीज है और हॉस्पिटल्स है। और हॉस्पिटल्स के तहत ये हमारा ESIC हॉस्पिटल वाराणसी आता है। तो ये ESIC हॉस्पिटल वाराणसी में हम लोग सारे जो कामगार लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं मेडिकल केयर के लिए। उसमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ हम लोगों के पास है, जैसे मेडिसिन हुआ, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, स्किन, डेंटल। इसके अलावा भी सारे स्पेशलिटीज़ हमारे पास उपलब्ध है, जैसे ENT हुआ, आई हुआ, और डेंटल फैसिलिटी के साथ साथ अभी आयुर्वेद का भी एक फैसिलिटी हम लोग ने जोड़ा है। तो ये सारे स्पेशलिटीज़ के अलावा भी हम लोग सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स भी इधर शुरू किए हैं। उस सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स में हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी है जो कैंसर के इलाज से संबंधित है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है जो पेट और लिवर से संबंधित बीमारियों का है, फिर नेफ्रोलॉजी है जो गुर्दे से संबंधित बीमारी है, कार्डियोलॉजी जो हार्ट से संबंधित है, और यूरोलॉजी जो मूत्राशय संबंधित रोगों से है। तो ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और इलाज भी दे रहे हैं। और हमारे इस हॉस्पिटल में ये कर्मचारियों के जो भी इलाज की व्यवस्था है, सारी ज़रूरतें सारी पुख्ता कर रहे हैं हम लोग, और सारी सुविधाएं हम लोग इन लोगों को कर्मचारियों को दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि सर्व सुविधा से युक्त है ये हॉस्पिटल। हाँ, अभी हम लोग सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, साथ ही साथ और अपग्रेड करने की भी कोशिश में है। कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से लोग इसमें अपना इलाज करा सकते हैं और किस तरह से? ESI के तहत जो कर्मचारी आता है, जिनका एक महीने में 21,000 के नीचे जिनका वेतन होता है, वो ESI के तहत आता है। वो लोग जो हमारे बनारस के आसपास के लोग हैं, जो शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट सब में काम करते हैं या फैक्ट्रीज़ में, वो लोग इलाज करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अपने सैलरी से एक अंश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी आम जनता के लिए भी ये अस्पताल खुला है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट है। तो इसके तहत जो भी सुविधाएं हैं इस अस्पताल में हैं, सारे आम नागरिक को, आम पब्लिक को भी सुविधा इस अस्पताल से ले सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के। हाँ, बिना ESI के रजिस्ट्रेशन का वो लोग ले सकते हैं। वो हम लोग स्पेशल सुविधा दे रहे हैं। स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिस्ट को परामर्श लेने के लिए 10 रुपये का पर्ची काटने पर सुविधा मिल जाते हैं उनको। इसके अलावा जो CGHS जो पैकेज प्रोसीजर्स होते हैं वो भी ये लोग करा सकते हैं इधर इसी अस्पताल में। उनको सिर्फ 25% ऑफ दैट CGHS पैकेज अमाउंट बस खाली देना है। तो बहुत कम हो जाता है, मतलब जो खर्च होता है, आप जानते भी हैं हेल्थ से रिलेटेड खर्च ही अब ज़्यादा खर्च है। तो उसमें अगर इतना हम लोग दे पा रहे हैं तो बहुत सुविधाजनक रहता है लोगों के लिए। इसके अलावा भी आयुष्मान भारत के तहत ये अस्पताल खुला है। जो आयुष्मान भारत के जो पैकेजेस में जो आता है, तो उसमें भी लोग आके इलाज करा सकते हैं। तो ये 3 तरह का एक सिस्टम हम लोग दे रहे हैं। पहला जो ESI कर्मचारियों के लिए है, दूसरा है आम जनता के लिए है, तीसरा है जो आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स के लिए है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे अस्पताल में अभी दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अगर रजिस्ट्रेशन इंडिया के किसी भी शहर में हुआ हो, तो क्या कहीं भी मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में व्यक्ति गया और बीमार हो गया, तो वहाँ पे भी अपना ट्रीटमेंट करा सकता है? जी बिल्कुल। इमरजेंसी में कुछ भी अगर दिक्कत होता है किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि वो अपने जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस जगह पर नहीं होगा, दूसरे जगह पर होगा, तब भी, लेकिन ये रहता है कि उधर कहीं भी आप रहते हैं तो इमरजेंसी में आप इलाज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है एडमिशन भी करा सकते हैं कुछ रूल्स के तहत, वो भी हम लोग करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है मरीजों को। जी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं?
ईएसआई रजिस्ट्रेशन यूजुअली एम्प्लॉयर के तरफ से ही होता है। जिस फैक्ट्री में वो एम्प्लॉयड रहता है उधर जो एम्प्लॉयर है वो उनका रजिस्ट्रेशन करा देता है। अगर उनको कुछ तकलीफ रहता है तो ब्रांच ऑफिस और रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस सब रहता है ईएसआईसी के ऑफिस जहाँ पे वो ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो तो ईएसआई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की बात है। बात अगर हमारे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन और ये सब करने की बात आती है तो हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही आते हैं एक मे आई हेल्प यू डेस्क है, काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी है जो सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देते हैं मरीजों का। इसके अलावा अब एक नया सुविधा भी आया है, नया मोबाइल ऐप ईएसआईसी ने ऑपरेट कर रहे हैं, नया AAA करके आस्क एनी अपॉइंटमेंट। वो अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसके तहत कर्मचारी कहीं अपने अस्पताल में आके ही या बाहर आके ही उसी दिन का रजिस्ट्रेशन चेक इन जनरेट कर सकते हैं। तो लाइन में लगना या रजिस्ट्रेशन से चेक इन जनरेट करने के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली ओपीडी में चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर के कंप्यूटर में उनका नंबर, नाम सब आ जाएगा, तो लाइन के तहत या नंबर के हिसाब से वो दिखा सकते हैं जी। तो इसमें आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है। बहुत सरल तरीके से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और अपना इलाज भी करा सकते हैं। जी मैम। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने चर्चा की थी कि डिपार्टमेंट्स कितने हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में आपने चर्चा की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्पेशलिटी क्या है इस हॉस्पिटल की और कौन कौन से और नए डिपार्टमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं? हाँ, नॉर्मल जो स्पेशलिटीज़ जो हर हॉस्पिटल्स में रहते हैं वो मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी और प्रसूति रोग, फिर पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी और ईएनटी, आई रहते हैं। इसके अलावा भी स्किन और सारे सब स्पेशलिटीज़ रहते हैं, डेंटिस्ट्री, फिर फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन भी है हमारे पास, तो डाइटरी से रिलेटेड काउंसलिंग भी वो देते हैं, फिजियोथेरेपी भी देते हैं। ये सारे सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध है। इसके अलावा हम लोग नए सुविधाओं में ये जोड़ दिया है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। सीटी स्कैन सेंटर है, सीटी स्कैन हो जाता है मरीजों का। डिजिटल एक्सरे की सुविधा है, वो भी हम लोग करा देते हैं। तो इसके अलावा सुपर स्पेशलिटीज़ में भी हम अलग अलग सुविधाएं लेके आए हैं, जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हुआ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, जैसे कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी देना, ये सुविधाएं। यूरोलॉजी में जैसे मूत्राशय संबंधी रोगों का सर्जरीज होता है, ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी और इसमें डेवलप करने की हमारी ये हम लोग कोशिश में है, जैसे नेफ्रोलॉजी या गुर्दे वाले विभाग में डायलिसिस की फैसिलिटी लेके आना, कार्डियोलॉजी फैसिलिटी में एक्को और कैथ लैब, ये सब की सुविधाएं लेके आना, ये सब पाइपलाइन में है। ये सब हम लोग करने के लिए तत्पर है। और बाकी सारी सुविधाएं जो एसोसिएटेड है, जैसे मैंने बताया फिजियोथेरेपी, डायटेटिक्स हुआ, ये सब भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हम सब कोविड से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो क्या कोविड का भी ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा है और वैक्सीनेशन की भी क्या सुविधा है हॉस्पिटल में? बिल्कुल। कोविड का हमारे फर्स्ट वेव में हम लोगों के अस्पताल L1 फैसिलिटी था, वाराणसी जिला प्रशासन के इंस्ट्रक्शंस के तहत हम लोग ऑपरेट कर रहा था। सेकेंड वेव जब आया तो हम लोगों का अपग्रेड हो गया, L2 फैसिलिटी हो गया, जहाँ पे हम लोग इलाज दिया, वेंटिलेटर की सुविधा दिया, HFNC का सुविधा दिया, सारे मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दिया। अब हमारे पास ऑक्सीजन प्लान्स 2 है, 2 वाराणसी जिला प्रशासन के इंस्ट्रक्शंस के डायरेक्शंस के तहत हमें 2 ऑक्सीजन प्लान्स मिला है, जिसके तहत हम लोग पूरा हमारा 150 बेड्स 150 बेड्स हम लोग चला सकते हैं पूरा ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग अभी काफ़ी सक्षम है, काफ़ी मजबूत है। अगले कोविड वेव अगर आते हैं ना आ जाए ना, थर्ड वेव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा भी पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी भी हम लोग एकदम पुख्ता कर रहे हैं, और मशीन्स और फैसिलिटीज़ और ऑक्सीजन और लोग सबको इकट्ठा करके हम लोग ये कर रहे हैं। जी, तो पूरी सुविधा सरकार प्रयास कर रही है कि आम जन को मिले, और जो थर्ड वेव के लिए हम भयभीत हुए जा रहे हैं कि सेकेंड वेव में हम इतने ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो थर्ड वेव के लिए जो बच्चों पर आने वाला है, लोग कह रहे हैं कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा, तो बच्चों को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हॉस्पिटल की तरफ से की गई है? पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी के लिए वाराणसी जिला प्रशासन के इंस्ट्रक्शन से हम लोग 50 बेड तैयार किए हुए हैं। पीडियाट्रिक केवल बच्चों के लिए 40 बेड्स तैयार किए हुए हैं, उसमें हम केवल बच्चों के लिए इलाज होगा उसमें। इसके अलावा 50 बेड्स अडल्ट के लिए भी सेपरेट करके रखा हुआ है। इस तरह टोटल 90 बेड्स अभी कोविड के लिए हमारे लिए तैयार है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं या कोविड से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होते हैं तो हम लोग ऑलरेडी सक्षम है। और पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी के लिए बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर है, बच्चों के लिए जो HFNC मशीन से ऑक्सीजन हुड हुआ या मशीन्स हुआ, जो कुछ भी वेंटिलेटर्स इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मॉनिटर्स हुआ, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं तुरंत हम लोग उसमें काम कर सकें। जी
डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से इस बीमारी से बचा सके और वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है इसके लिए? हाँ, जैसे आपने पिछले बार जो पूछा था कोविड वैक्सीनेशन का भी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है, ऑलरेडी वो चल रहा है। और हेपेटाइटिस के बारे में यही बताना है कि हेपेटाइटिस आप लोग सब जानते हैं, तरह तरह के होते हैं। A to E उस तरह होते हैं, जहाँ पे E जो हमारे जो खाने पीने से मिलता है, और B, C और D जो है ये रक्त से, हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड से कहते हैं। हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस बी तो खतरनाक रहते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक बार आ जाते हैं तो समटाइम्स लिवर को भी ख़राब कर देता है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, सबके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हुआ एक मरीज़ को, सिर्फ 50% लोगों में ही वो आगे चल के वो रह जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक बार मुझे, अगर इस टाइम पर मुझे हेपेटाइटिस बी मेरे शरीर में घुस गया, मेरा शरीर 90% ये 99% इस वायरस को 6 महीने में, अगले 6 महीने में इसको निकाल देंगे। लेकिन 5% में जिनको रह जाते हैं उनका आगे इलाज और उनका आगे देखभाल करना पड़ेगा, जांच करके और ये सब करके। हेपेटाइटिस बी के लिए दवाई भी है, अगर इंडिकेटेड है लिवर में खराबी अगर आपको लग रहा है तो फिर आप दवाई भी शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली हेपेटाइटिस सी ब्लड से ही फैलता है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस सी अगर पाया गया तो उसमें हम लोग पहले देखते हैं कि लिवर में कितना खराबी हुआ है, और हेपेटाइटिस सी के लिए पुख्ता इलाज आजकल है, तो एक डेफिनेट पीरियड के लिए अगर दवाई चलाते हैं तो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं हेपेटाइटिस सी के। जी, और हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अपने आप को क्योर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन भी है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन आपको करना चाहिए, वो तो एक रूटीन शेड्यूल में आ गया है। डॉक्टर साहब, जैसे मौसम बदल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो किस तरह से इस बीमारियों से हम बचें और सावधानी रखें? हाँ, मौसम से रिलेटेड अगर बीमारी है तो कॉमन तो डेंगू वायरस का है बीमारी, जो मच्छर काटते हैं तो उसकी वजह से मलेरिया होता है, टाइफाइड हो जाते हैं। तो डेंगू में वही प्लेटलेट काउंट का प्रॉब्लम सब रह जाते हैं। तो इसमें यही सावधानी बरतना है कि ये मच्छर और ये सबसे बच के रहना है, पहली चीज़। दूसरी, अगर डेंगू भी हो गया तब भी आप तरल पदार्थ लीजिए, रेस्ट लीजिए, जल्दी डॉक्टर को दिखाइए और सही इलाज कर लीजिए, तब आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ पेट से भी संबंधित दिक्कतें होता है इस तरह के वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छा भोजन लीजिए और गर्म करके और स्वस्थ भोजन लीजिए, तभी आपको मतलब ये सबसे बचाव रहता है। थोड़ा सा एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस भी रहते हैं इस तरह के बीमारी, इस तरह के पीरियड में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि तेल मसाला सब कम लीजिए, बाकी सही टाइम पर भोजन लीजिए, ये सब भी ध्यान रखना है। अपने खान पान का ध्यान रखें और थोड़ी सावधानी बरतें तो हम इन सब बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ESIC हॉस्पिटल का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके, उन सुविधाओं का लाभ उठा सके, तो आमजन से क्या कहना चाहेंगे आप? आमजन से मैं यही कहूँगा कि ESI अस्पताल वाराणसी सारे लोगों के लिए खुले हैं, सारी सुविधाएं हम लोग के पास उपलब्ध है। आप बेहिचक अस्पताल में कुछ भी तकलीफ़ हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, आप आइए और इधर का जो भी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उसका लाभ उठाइए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।